बड़ी खबर आ रही है। कल आफताब का नार्को टेस्ट होगा। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा कर लिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और श्रद्धा की अंगूठी बरामद करने का दावा किया है। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस का आरोपी आफताब दिल्ली की तिहाड़ जेल में भर्ती है। तो श्रद्धा मर्डर केस में आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा कर लिया गया है। अब बताया जा रहा है कि 1 दिसंबर यानी कि कल आफताब का नार्को टेस्ट होगा, जिसमें श्रद्धा मर्डर केस का सच बाहर आ सकता है। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब के छिपे हुए राज से पर्दा उठ सकता है। इन राज से पुलिस को कई और अहम सबूत मिल सकते हैं, यानी बचे हुए श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स और उसके मोबाइल फोन से लेकर कई अहम सबूतों का पता नार्को टेस्ट से लग सकता है। नार्को टेस्ट के बाद की गई चीजें अगर बरामद होती हैं तो कोर्ट के सामने ये आफताब के खिलाफ सबसे बड़े सबूत बन सकते हैं। शनिवार की शाम आफताब को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया था, जिसकी अगली सुबह उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। 2 दिन पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब नार्को टेस्ट किया जाएगा। दिवालिया होने की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि IMF ने लोन देने से पहले शहबाज सरकार को खर्च कम करने की नसीहत दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान पर बड़ा संकट मंडराता दिख रहा है, क्योंकि खबर है कि पाकिस्तान की सरकार का खजाना जल्द ही खाली होने वाला है और उस पर पूरी दुनिया के सामने डिफॉल्टर का ठप्पा लग सकता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बॉन्ड के जरिए लिए गए भारी भरकम बाहरी कर्ज को चुकाने की चुनौती, जिसके लिए उसे 5 दिसंबर तक $100 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ चुकाने। लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा हालत को देखते हुए इस चुनौती से निपटना नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि दुनिया की सारी बड़ी संस्थाएं उसे मदद देने से पहले ही इनकार कर चुकी हैं। और अब तो चीन ने भी उसे पूरी तरह अकेला छोड़ दिया है, जबकि पाकिस्तान को कर्ज के जाल में फंसाने में उसका सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान की सारी उम्मीदें IMF पर टिक गईं। लेकिन कर्ज पर बातचीत आगे बढ़ाने से पहले उसने भी पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्त रख दी और उसे फिजूल खर्ची कम करने की नसीहत दे डाली, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही IMF से इतना कर्ज ले चुका है कि अब तक उसे चुकाने का प्लान नहीं बना पाया है। इसलिए IMF भी अब उसे और कर्ज देने में आनाकानी करता दिख रहा है, जबकि इसी साल जुलाई में वो पाकिस्तान के लिए लोन की रकम बढ़ाने पर राजी हुआ था, जिसके तहत $120 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 10,000 करोड़ का अतिरिक्त लोन मिलना था। और अगर पाकिस्तान को ये लोन मिल गया तो IMF पर उसकी देनदारी $700 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में 55,000 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर IMF भी मान चुका है कि वो उसका कर्ज नहीं चुका पाएगा, इसीलिए उसने और कर्ज देने से पहले पाकिस्तान के सामने शर्त रख दी। इलॉन मस्क के एक ट्वीट के बाद अटकलें लगने लगी कि एप्पल और ट्विटर के बीच झगड़ा चल रहा है। इलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर को खरीदा है, जिसके बाद कहा गया कि वो अपनी कंपनी का स्मार्टफोन लॉन्च कर सकते हैं। और अब इलॉन मस्क के ट्वीट पर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ट्वीट पढ़कर लगता है कि ट्विटर और एप्पल के बीच झगड़ा चल रहा है। अपने ट्वीट में मस्क ने लिखा कि एप्पल अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटाने की धमकी दे रहा है, लेकिन वजह नहीं बता रहा। ये तो मस्क का केवल एक ट्वीट है। उन्होंने इससे पहले भी कई ट्वीट किए और एप्पल की ऐप स्टोर पॉलिसी और टैक्स से जुड़े नियमों पर नाराजगी जताई और एप्पल के ऐप स्टोर के जरिए 30% फीस लेने को बेईमानी बताया। हालांकि मस्क के आरोपों पर एप्पल की ओर से कोई जवाब नहीं आया। लेकिन अटकलें ये हैं कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मस्क ने अपनी कंपनी का स्मार्टफोन लॉन्च करने के संकेत दिए थे। हालांकि अब तक मस्क की कंपनी ने इसकी कोई तैयारी नहीं की है। लेकिन माना जा रहा है कि अगर ट्विटर को एप्पल स्टोर से हटाने वाली बात सही हुई तो मस्क अपनी कंपनी का स्मार्टफोन लॉन्च कर देंगे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया था कि अगर एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से ट्विटर को हटा दिया जाता है तो अपना खुद का स्मार्टफोन तैयार करेंगे। मतलब ये कि अगर एप्पल और ट्विटर का झगड़ा बढ़ा तो मस्क की इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला स्मार्टफोन बनाएगी और मार्केट में एप्पल का नया प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से दिल दिला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहाँ पाढम इलाके में 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई, जिनमें पति पत्नी समेत छोटे बच्चे भी शामिल थे। जानकारी के मुताबिक आग बिल्डिंग के बेसमेंट में भड़की और फिर देखते ही देखते उसने 3 मंजिलों को अपने आगोश में ले लिया, जिसके बाद बिल्डिंग में मौजूद लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। वीडियो में नजर आया कि बिल्डिंग पूरी तरह आग की लपटों से घिर गई, जिसे देखकर आसपास के लोग भी दहशत में आ गए। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें रवाना कर दी गईं, जिन्होंने आग पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बताया गया कि बिल्डिंग में लगी आग को बुझाने में करीब 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। 18 दमकल की गाड़ियां
और 12 थानों की पुलिस जो थी वो यहाँ पर पहुँचाई गई और रेस्क्यू अभियान किया गया। आग इतनी भीषण थी कि मकान में फंसे 6 लोगों की जलकर मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दावा किया गया कि हादसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, जिसके बाद 3 मंजिला इमारत पूरी तरह जलकर राख हो गई। गुजरात में पहले चरण के चुनाव के लिए पार्टियों का प्रचार अभियान थम गया। पहले फेज में 1 दिसंबर को राज्य की 89 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके लिए 788 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। पहले चरण में मोरबी, कच्छ, राजकोट, पोरबंदर और जूनागढ़ जैसी सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में बीजेपी और कांग्रेस सभी 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने 88 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तुर्की ने सीरिया पर चौतरफा हमले की तैयारी कर ली है और बहुत जल्द उसकी तोपें उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर हमला कर देंगी। इस मामले पर तुर्की की एर्दोआन सरकार ने कैबिनेट मीटिंग भी की, जिसके बाद तुर्की ने ऐलान किया कि वो कुछ ही दिनों में सीरिया के खिलाफ जंग छेड़ देगा। एर्दोआन सरकार की कैबिनेट मीटिंग के बाद तुर्की के अधिकारी ने 2 टूक कहा कि तुर्की की सेना को तैयारी के लिए सिर्फ कुछ दिन चाहिए, जिसके बाद वो उत्तरी सीरिया में जमीनी जंग छेड़ देगा। वैसे एर्दोआन पहले भी बोल चुके हैं कि वो सीरिया पर केवल आसमान से नहीं जमीन से भी वार करेंगे, जिसकी एक झलक उन्होंने कुछ दिन पहले उत्तरी सीरिया में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों को तबाह करके दिखा भी दी थी, जिसमें उत्तरी सीरिया के अलेप्पो, हसका और रक्का में जबरदस्त तबाही हुई। और अब तुर्की की सीरिया पर फुल एंड फाइनल हमले की तैयारी है। ये तब है जब अमेरिका लगातार तुर्की को रोक रहा है और उससे कह रहा है कि वो सीरिया में अशांति न फैलाए। लेकिन तुर्की के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। उसने अमेरिका की हर हिदायत को एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया, क्योंकि तुर्की बोल चुका है कि वो कुर्द लड़ाकों को मारने के लिए किसी से भी दुश्मनी मोल लेने को तैयार है, फिर चाहे वो नेटो हो या फिर रूस। 13 नवंबर को इस्तांबुल में हुए अटैक के बाद तो एर्दोआन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, क्योंकि वो मानते हैं कि वो हमला कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ने किया था, जिसके बाद तुर्की ने कसम खा ली कि वो कुर्द लड़ाकों को खत्म करके ही दम लेगा। और अब तो लगता है कि सीरिया पर तुर्की के हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि तुर्की ने बोल दिया कि उत्तरी सीरिया में उसका ऑपरेशन शुरू होने में ज्यादा वक्त नहीं है। गुजरात में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। बीजेपी के दिग्गज नेता दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 11 बजे मेहसाणा के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 4 बजे अहमदाबाद में रोड शो होगा। शाम 6 बजे बांसा में जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे तहसील और जिला पंचायत के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का सुबह 10 बजे अहमदाबाद में रोड शो होगा। दोपहर 1:30 बजे खेड़ा में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 3 बजे खेड़ा में रोड शो होगा और शाम 6 बजे अहमदाबाद में डॉक्टर सेल के साथ संवाद करेंगे। अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में जांच शुरू कर दी गई। आरोप है कि टाइगर की फोटो लेने के चक्कर में रवीना टंडन ने नियमों की अनदेखी की और उनकी गाड़ी टाइगर के काफी करीब पहुंच गई, जिसका एक वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किया। वीडियो में टाइगर उनकी गाड़ी के सामने से गुजरता दिखा, जिस पर सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने जांच के आदेश दे दिए। वहाँ पे गाइड है और कर्मचारी से बातचीत की जाएगी। रवीना टंडन ने वीडियो 25 नवंबर को पोस्ट किया था, जिसे विवाद बढ़ने पर उन्होंने हटा दिया। अमेरिका के ह्यूस्टन में पानी के लिए हाहाकार मच गया, क्योंकि शहर के लाखों लोगों तक साफ पानी पहुंचाने वाला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अचानक खराब हो गया, जिसके बाद वहां के लोगों को निर्देश दिया गया कि वो पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। क्योंकि ह्यूस्टन के लाखों लोगों तक साफ पानी पहुंचाने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को प्रशासन की हरी झंडी का इंतजार है, और जब तक वहां के वाटर सैंपल पर शुद्धता की मोहर नहीं लगती, लोगों को पानी उबाल कर इस्तेमाल करना होगा, फिर चाहे वो पीने का पानी हो या नहाने का। यही नहीं, लोगों से कहा गया कि वो कीटाणु खत्म करने के लिए पानी को जमा कर रख सकते हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन शहर की आबादी करीब 23 लाख है, जहां के लोगों को फिलहाल साफ पानी के लिए जूझना पड़ रहा है, क्योंकि खबर है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से अचानक गंदा पानी आने लगा, जिसके बाद पानी की सप्लाई रोक दी गई। पिछले कुछ महीनों में अमेरिका के कई शहरों से गंदे पानी की शिकायत आई है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह वहां के पुराने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, जिनकी मरम्मत में देर हुई और खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सितंबर में आई बाढ़ के बाद से अमेरिका के कई शहरों के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो गए हैं, क्योंकि वो पुराने हैं और उनकी मरम्मत में वक्त लग रहा है, और इसी वजह से ह्यूस्टन समेत कई शहरों में साफ पानी के लिए हाहाकार मच गया। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि वहां एक आदमी ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचलकर मार डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी शख्स जमीन पर लेटे कुत्ते के बच्चे के मुंह पर
ईंट से हमला करता नजर आया। इस घटना की शिकायत एक पशु प्रेमी ने की और मौके पर पुलिस की एक टीम लेकर पहुंचा, जिसके बाद गड्ढे को खोदकर कुत्ते का शव बाहर निकाला गया। कुत्ते पर हमला करने वाले शख्स ने दावा किया कि उसने आसपास के कई बच्चों को काटने की कोशिश की, जिसके बाद उसने गुस्से में कुत्ते को मार दिया। तो हमसे ये गलती हो गई इतनी, जो हमसे मतलब तो आप कुत्ते का शव निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक्शन लेने का भरोसा दिया। चीन में प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों को कनाडा के प्रधानमंत्रियों का साथ मिला है। चीन में प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदर्शनकारियों को कनाडा का साथ मिला है। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हर किसी को विरोध की इजाजत दी जानी चाहिए। ट्रूडो ने यह भी साफ कर दिया है कि कनाडा अभिव्यक्ति की आजादी के साथ खड़ा हुआ है। और इस बीच ये बड़ी खबर, चीन में प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर, प्रदर्शनकारियों को कनाडा का साथ मिला है। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद साइबर क्राइम का नया गढ़ बने अफ्रीका महाद्वीप में इंटरपोल ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने दावा किया कि कई अफ्रीकी देशों में साइबर क्राइम के नए गैंग तैयार हो चुके हैं, जो कोरोना महामारी की वजह से दुनिया भर में लेन देन के बदले तरीके का फायदा उठाने में जुटे हैं। क्योंकि कोरोना ने ऐसे हालात बनाए कि बड़ी संख्या में लोग ऑनलाइन खरीदारी करने लगे, जिसकी वजह से डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल भी बढ़ गया और इसका फायदा उठाने के लिए साइबर क्राइम के नए गैंग तैयार होने लगे और उन्होंने डिजिटल पेमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सेंध मारना शुरू कर दिया। इंटरपोल ने दावा किया कि 2019 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर साइबर अटैक के मामले 2 गुने से ज्यादा बढ़ गए, जिन पर नकेल कसने के लिए इंटरपोल ने इसी महीने अफ्रीका में बड़ा अभियान चलाया और वहां के 14 देशों में अलग अलग गैंग से जुड़े 70 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया और इनके पास से करीब 12,000 सिम कार्ड भी जब्त किए गए। इंटरपोल के मुताबिक इनमें कुछ गैंग अपने नेटवर्क को यूरोप, अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला चुके हैं। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया, जबकि तमिलनाडु के 2 जिलों में बारिश की वजह से स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया, क्योंकि मौसम विभाग ने दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में अगले 4 से 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, जिसे देखते हुए तमिलनाडु के तेनी और विरुद्धनगर जिले के स्कूल बंद कर दिए गए। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में एक संदिग्ध कार मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर कार रोकी और कार में सवार 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनमें एक लड़का अफजल हाफिज गाजियाबाद का रहने वाला है। राम जन्मभूमि परिसर में संदिग्ध कार मिलने पर सुरक्षा एजेंसी सतर्क कर दी गई, तो वहीं राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को भी अलर्ट कर दिया गया। संदिग्ध कार पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार में सवार दोनों लोगों से पूछताछ की। बताया गया कि प्रयागराज जिले की नंबर वाली कार रात करीब 9 से 10 बजे के बीच राम जन्मभूमि परिसर में दाखिल हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में आ गईं। इस मामले में खुफिया एजेंसियों और पुलिस के अधिकारी कार सवार दोनों लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं और इसके साथ ही पकड़े गए लोगों के बताए गए पते की जांच करवाई जा रही है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले के मामले में सीबीआई शिवपाल यादव से पूछताछ की तैयारी में है। सीबीआई ने इसके लिए राज्य सरकार से इजाजत मांगी और शिवपाल यादव के अलावा 2 अधिकारियों से भी पूछताछ की इजाजत मांगी। सीबीआई को जांच की अनुमति देने से पहले सरकार ने सिंचाई विभाग से जुड़े दस्तावेज मंगवाए, जिनकी जांच के बाद ही सरकार कोई फैसला लेगी। नियम तय करा सब। गोमती रिवर फ्रंट परियोजना का काम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में शुरू हुआ था और उस वक्त शिवपाल यादव यूपी के सिंचाई मंत्री थे। दिल्ली के छतरपुर में हिंदू एकता मंच की महापंचायत में हंगामा हो गया। वहां मंच पर ही एक महिला ने सरेआम एक आदमी की चप्पल से पिटाई कर दी, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। महिला को चप्पल से पिटाई करते देख लोग हैरान रह गए, क्योंकि शुरुआत में महिला ने मंच पर बोलते हुए उस आदमी को चकमा दिया, लेकिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने चप्पल से पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने उसको शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो उस आदमी को पीटती रही। नेतागिरी में घूमता है, ये गुंडागर्दी करते हैं और दिखाते कि हम नेता हैं। आरोप है कि महिला की बेटी को बहलाकर उस आदमी के बेटे ने शादी की थी। क्रिसमस और नया साल आने वाला है और बताया जा रहा है कि हिमाचल में अभी से होटल तेजी से भरने लगे। दावा किया गया कि हिमाचल के होटल्स में 50% तक एडवांस बुकिंग हो गई। प्राइवेट होटल्स में
30% तक की छूट मिलने का दावा किया गया। बताया गया कि हिमाचल प्रदेश टूरिज्म के 40% होटल्स बुक हो चुके हैं, तो निजी होटल्स में 60% तक बुकिंग पाई गई। कहते हैं कि 15 दिसंबर के बाद कोलकाता, गुजरात और दक्षिण भारत से पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल का रुख करते हैं। इस विंटर सीजन में उम्मीद की जा रही है कि क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर हिमाचल प्रदेश में 90% एडवांस बुकिंग होगी। इस बार होटल कारोबार अच्छा रहने की उम्मीद है और पिछली बार से 4% ज्यादा पर्यटक हिमाचल पहुंच सकते हैं। कोरोना काल में 2 साल तक विंटर सीजन में कोई फायदा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार पर्यटन कारोबार को फायदा हो सकता है। चीन सीमा के पास भारत और अमेरिका की सेना ने जमकर युद्धाभ्यास किया। अभी दोनों देशों के सैनिक साथ में करीब 15 दिनों तक सैन्य अभ्यास करेंगे ताकि दुश्मन पर कहर बरपाने की ट्रेनिंग ली जा सके। अमेरिकी फौज के साथ शुरू हुई मिलिट्री ड्रिल में भारतीय जवानों ने जमकर पसीना बहाया। छिपे हुए दुश्मन को ढूंढकर कैसे ढेर किया जाए, सैनिकों ने इसकी ट्रेनिंग ली। दोनों देशों के जवानों ने सबसे पहले मी-17 हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी। इसके बाद तय ठिकाने पर उतरकर दुश्मन को घेरकर उसे खत्म करने का अभ्यास किया। अमेरिकी सैनिकों से भारतीय जवानों ने बिना हथियार के कैसे दुश्मन से बचा जाए, इसके भी गुण सीखे। दोनों देशों की सेनाओं के बीच ये युद्ध अभ्यास चीन की सीमा से 100 किलोमीटर से भी कम दूरी पर हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में पूजा की और महाकाल का आशीर्वाद लिया, जहां उन्होंने शिवलिंग पर बेलपत्र और गुलाल के साथ दूसरी पूजा सामग्री चढ़ाई और फिर दूध से अभिषेक किया। कि राहुल गांधी की यह आध्यात्मिक यात्रा भी भारत जोड़ो यात्रा के साथ जारी है। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के कई दूसरे नेता भी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर में 85 लोगों की हिंदू धर्म में घर वापसी का दावा किया गया। बताया गया कि मुजफ्फरनगर में योग साधना आश्रम में इन सभी की पूजा अनुष्ठान के बाद घर वापसी हुई। बताया गया कि योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने पिछले कुछ महीनों में करीब 365 लोगों की हिंदू धर्म में वापसी करवाई। उसी कड़ी में मंगलवार को एक बार फिर 85 लोगों की मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में वापसी का दावा सामने आया। 7 वर्ष पहले हिंदू थे और हिंदू धर्म को छोड़ करके लालच में और डर में इनको डर भी दिखाया, लालच भी दिया, तो हिंदू धर्म छोड़ करके ये मुसलमान बन गए थे। मुस्लिम से हिंदू बने लड़कों ने दावा किया कि वो लालच और अंधविश्वास की आड़ में उनका धर्मांतरण किया गया था। हमें ये बकाया लाया गया था कि आपको जन्नत मिलेगी, हिंदू धर्म में कुछ नहीं है, मुस्लिम को जन्नत मिलता है। वह हिंदू धर्म में वापसी करवाने वाले आश्रम के संचालक ने दावा किया कि हिंदू धर्म में घर वापसी करने वाले अब पहले से ज्यादा खुश दिखे। रेलवे ने गंगा गोमती एक्सप्रेस ट्रेन की जांच करवाने का फैसला लिया, क्योंकि ये ट्रेन प्रयागराज से लखनऊ जाते समय बीच रास्ते में ही 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसकी वजह से ट्रेन के 2 डिब्बे इंजन के साथ काफी दूर तक चले गए थे, जबकि बाकी बीच रास्ते में ही छूट गए। गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे प्रशासन ने जांच के आदेश दे दिए। जर्मनी से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एक मच्छर के काटने से एक शख्स कोमा में पहुंच गया, और वो 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 4 हफ्ते तक कोमा में रहा था। मतलब ये कि एक छोटे से मच्छर ने एक स्वस्थ इंसान को मौत के मुहाने तक पहुंचा दिया। बताया गया कि 27 साल के सेबेस्टियन को 2021 में मच्छर ने काटा था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन इतना तेज फैला कि कई बार उनके लिवर, किडनी, हार्ट और फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। और 4 हफ्ते तक कोमा में रहने के दौरान डॉक्टर्स को उन्हें बचाने के लिए 30 ऑपरेशन करने पड़े। और इलाज के दौरान पता चला कि उन्हें बेहद खतरनाक मानी जाने वाली एशियन टाइगर प्रजाति के मच्छर ने काटा था, जो अक्सर दिन के वक्त काटता है। और इस मच्छर के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और इंसेफ्लाइटिस के साथ ही जीका वायरस के संक्रमण का भी खतरा रहता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच से बड़ी खबर आ रही है, जहां बहराइच लखनऊ हाईवे पर बड़ा सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। बताया गया कि हादसा रोडवेज बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर से हुआ। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने तिहाड़ जेल से उनकी मेडिकल रिपोर्ट मांगी। आरोप है कि जेल में उनका वजन कम हो गया, और इसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने रिपोर्ट तलब की। याचिका पर सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन के वकील ने आरोप लगाया कि तिहाड़ जेल में उन्हें सही खाना नहीं मिल रहा है। साथ ही सच सामने आने के डर से नियमित तौर पर उनका वजन भी नहीं नापा गया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी।
इस बीच खबर है कि चीन से तनाव के बीच अमेरिका ताइवान को हथियारों की सप्लाई नहीं कर पा रहा है। कहा जा रहा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को लगातार हथियार देने के चक्कर में अमेरिका के पास कई घातक हथियारों की कमी हो गई है, जिस वजह से उसे जो हथियार ताइवान भेजने थे उनकी सप्लाई अब तक नहीं हो पाई है, जबकि चीन लगातार ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की धमकी दे रहा है। ऐसे में अमेरिका के सामने मुश्किल यह है कि उसे अपने दोनों बड़े दुश्मनों रूस और चीन के खिलाफ हथियारों की सप्लाई करनी है, लेकिन उसके हथियारों के स्टॉक से कई हथियार कम होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा है। क्योंकि कुछ हथियार अमेरिका को अपने पास भी रखने हैं ताकि दुश्मन अगर उस पर हमला कर दे तो अपने डिफेंस में उतर सके। बताया जा रहा है कि यूक्रेन को हथियार देने के चक्कर में अमेरिका इस समय कई घातक मिसाइलों की भारी कमी से जूझ रहा है, क्योंकि जब से जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका 1820 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 1.5 लाख करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दे चुका है, जिस वजह से ताइवान से किए वादे को वो नहीं निभा पा रहा है। 2015 में ताइवान ने अमेरिका को 208 जैवलिन एंटी टैंक हथियारों के अलावा कंधों से हवा में मार करने वाले 215 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया था, जिनकी सप्लाई रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से रुक गई और ये हथियार ताइवान को अभी तक नहीं मिल पाए, जबकि चीन के उस पर हमले का खतरा बरकरार है। हरियाणा के पलवल से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि यहाँ के अल्लिका गांव में पंचायत चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार ने दूसरे पक्ष के लोगों पर गोलियां चला दी, जिससे वहां दहशत मच गई। वहां से आए एक सीसीटीवी वीडियो में कुछ बदमाश एक घर में घुसकर फायरिंग करते नजर आए। आरोप है कि बदमाश पंचायत चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार वीर सिंह ने भेजे थे, जिन्होंने घर में घुसते ही अंधाधुंध गोलियां बरसाई। जानकारी के मुताबिक इस दौरान 2 लोगों के हाथ में गोली लगी। गोली इसमें हाथ में लग के बाहर निकली है। कितनी गोलियां चलाई थी उन्होंने? 10 गोली कम से कम। बताया ये भी जा रहा है कि दोनों पक्षों में ये विवाद चुनावी रंजिश की वजह से हुआ। आरोपी पक्ष का मानना था कि दूसरे पक्ष के लोगों के चुनाव में खड़े होने की वजह से उनकी हार हुई और तीसरी उम्मीदवार गांव की सरपंच बन गई। अपने हार का जो है कि इनके सिर पर फोड़ार कहा, तुम्हारी वजह से हम चुनाव में हारे हैं। उसके बाद उसने गुस्से में उन लोगों पर फायरिंग कर दी। हालांकि घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस सीसीटीवी वीडियो के आधार पर जांच में जुट गई और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा जताया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कानपुर के सीसी मऊ से फरार एसपी विधायक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं एसपी विधायक इरफान सोलंकी। आरोप है कि इरफान सोलंकी फर्जी आधार कार्ड पर हवाई यात्रा कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सोलंकी की तस्वीर कैद हो गई। तो फर्जी आधार पर हवाई यात्रा का बड़ा आरोप लगा है। सोलंकी की तलाश कर रही है पुलिस। अमित मेरे सहयोगी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल? देखिए, फिलहाल अभी भी कानपुर पुलिस जो है इरफान सोलंकी की तलाश कर रही है। इस बीच कानपुर पुलिस के ने कुछ सीसीटीवी फोटोग्राफ्स जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कानपुर पुलिस के मुताबिक कि दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर देखे गए हैं इरफान सोलंकी और ये किसी और यानी फर्जी आधार कार्ड के जरिए ये लगातार सफर कर रहे हैं। पुलिस को लगातार चकमा दे रहे हैं। इस बीच इरफान सोलंकी के रिश्तेदारों से लगातार पूछताछ कर रही है कानपुर पुलिस और उनके 4 कर्मियों को अब तक इस मामले में पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। और लगातार कानपुर पुलिस ने कई टीमें बनाई हुई हैं जो समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को गिरफ्तार करने के लिए हर जगहों पर रेड कर रहे हैं। जी शुक्रिया अमित फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फरार एसपी विधायक की यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। सीसा मऊ के विधायक आपको बता दें एयरपोर्ट पर उन्हें देखा गया है। दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं विधायक इरफान सोलंकी। इधर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पूर्व विधायक विजय मिश्रा के बेटे और बहू की 11 करोड़ की जमीन जब्त कर ली गई। ये कार्रवाई उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई, जिनमें उनकी 26 बीघा जमीन को एसआईटी की टीम ने जब्त कर लिया। पुलिस के मुताबिक ये जमीन गलत तरीके से कमाए गए पैसे से खरीदी गई थी। आरोप है कि इसी वजह से विजय मिश्रा जेल में बंद है और उनके खिलाफ हत्या और लूट समेत कई केस दर्ज हैं। तमाम कोशिश के बाद भी चीन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। हालात ये हैं कि बीजिंग और शंघाई जैसे बड़े शहरों में भी लोग सड़कों पर उतरकर शी जिनपिंग से गद्दी छोड़ने की मांग कर रहे हैं।
हालांकि चीन विद्रोह दबाने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है। प्रदर्शन को कुचलने के लिए चीन ने कई शहरों में सेना के टैंक तक उतार दिए। लेकिन कोरोना के नाम पर लगाई गई पाबंदियों से त्रस्त हो चुके लोग किसी भी सूरत में चीन की जीरो कोविड पॉलिसी से छुटकारा चाहते हैं। इसी वजह से कई शहरों में लोगों ने शी जिनपिंग के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया। लोग खुलेआम सड़कों पर उतरकर शी को गद्दी से हटाने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें बड़ी संख्या में चीनी छात्र शी जिनपिंग के खिलाफ नारे लगाते दिखे। इसी तरह की एक तस्वीर बीजिंग से भी सामने आई। वहां शिन्हुआ यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, जिसका मतलब यह है कि चीन के तमाम बड़े शहरों में लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा उठा लिया है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कई शहरों में चीन की सरकार ने सेना तक को तैनात कर दिया है ताकि किसी भी सूरत में विरोध प्रदर्शनों को रोका जा सके। यही नहीं, प्रदर्शन की जानकारी दुनिया के सामने आने से रोकने के लिए चीन फोन तक का सहारा ले रहा है। जानकारों का कहना है कि चीन के किसी भी शहर के बारे में ट्विटर पर सर्च करने पर फोन से जुड़े विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जब से चीन में विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं, तब से ऐसे विज्ञापनों की बाढ़ आ गई है। और चीन ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि जब कोई प्रदर्शन देखने के लिए ट्विटर पर सर्च करे तो उसे पॉर्न वीडियो देखने को मिले। दावा यह भी किया जा रहा है कि कई अकाउंट ऐसे हैं जिन्हें सालों पहले बनाया गया था, जिनसे 1 या 2 पोस्ट ही की गई थी, लेकिन चीन में प्रदर्शन शुरू होते ही उन अकाउंट से हजारों की संख्या में आपत्तिजनक और अश्लील पोस्ट की जा रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल चीन कोरोना को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और दूसरे किसी भी बड़े देश के मुकाबले कोरोना को लेकर वहां ज्यादा सख्त पाबंदियां लागू हैं। लेकिन इसके बाद भी चीन में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। बीजिंग समेत कई बड़े शहरों में संक्रमण रोकने के लिए चीन की सरकार को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। पिछले हफ्ते की तुलना में बीजिंग में ही कोरोना के मामले 66% तक बढ़ चुके हैं। मतलब ये कि तमाम कोशिश के बाद भी कोरोना खत्म नहीं हो रहा। बीमारी की वजह से शहर के हालात बिगड़ चुके हैं। सरकारी अस्पतालों में लोगों के लिए जगह तक नहीं बची है। लोग वेंटिलेटर से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक खुद ही खरीदने को मजबूर हैं। उत्तर प्रदेश के बदायूं से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है। आरोप है कि वहां पर एक आदमी ने कुत्ते के बच्चे को ईंट से कुचलकर मार डाला, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें आरोपी शख्स जमीन पर लेटे कुत्ते के बच्चे के मुंह पर ईंट से हमला करता नजर आया। इस घटना की शिकायत एक पशु प्रेमी ने की और मौके पर पुलिस की एक टीम लेकर पहुंचा, जिसके बाद गड्ढे को खोदकर कुत्ते का शव बाहर निकाला गया। कुत्ते पर हमला करने वाले शख्स ने दावा किया कि उसने आसपास के कई बच्चों को काटने की कोशिश की, जिसके बाद उसने गुस्से में कुत्ते को मार दिया। हमसे ये गलती हो गई इतनी, जो हमसे मतलब तो आप कुत्ते का शव निकालने के बाद पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं आरोपी शख्स के खिलाफ पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एक्शन लेने का भरोसा दिया। इस बीच सूत्रों के मुताबिक 2023 में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की बैठकें देश के 50 से ज्यादा शहरों में होंगी और अगर ऐसा हुआ तो भारत ऐसा करने वाला पहला देश बनेगा, क्योंकि चीन ने 14 जबकि इंडोनेशिया ने 25 शहरों में G20 से जुड़ी बैठकों का आयोजन किया था। सूत्रों के मुताबिक G20 की बैठकों को देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करवाने के लिए तैयारी तेज कर दी गई, जिनमें कश्मीर भी शामिल है। चीन में सरकार के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन को कवर करने पहुंचे बीबीसी के एक पत्रकार की पिटाई पर यूके की सरकार भड़क गई। वहां कोरोना की रोकथाम के लिए शी जिनपिंग सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू की है, जिसके कारण लोग सख्त पाबंदियों में रहने को मजबूर हैं। ऐसे में इस पॉलिसी के विरोध में चीन में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसे बीबीसी का ये पत्रकार कवर करने पहुंचा। लेकिन शंघाई में चीन की पुलिस ने उसकी पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। उनमें बीबीसी पत्रकार कुछ पुलिस वालों से घिरा दिखा, जिसकी सड़क पर जमकर पिटाई की गई। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ हथकड़ी से बंधे दिखे। आरोप है कि चीन की पुलिस ने न सिर्फ उसे पीटा, बल्कि बीबीसी के इस पत्रकार को कुछ दूर तक घसीटा भी। बाद में पुलिस वाले उसे जमीन से उठाकर अपने साथ ले गए। हालांकि उसे थोड़ी देर में छोड़े जाने की भी खबर सामने आई, लेकिन अपने पत्रकार की पिटाई के मुद्दे पर यूके सरकार भड़क गई। इस घटना पर यूके की ऋषि सुनक सरकार ने नाराजगी जताई और चीन में बीबीसी के पत्रकार को हिरासत में लेने को गलत ठहराया, जिसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय का इस मुद्दे पर बयान सामने आया। चीन की तरफ से सफाई दी गई कि बीबीसी के पत्रकार के पास न तो उस समय मीडिया से जुड़ा पहचान पत्र था और न ही उसने बताया कि वो एक पत्रकार है। हरियाणा के पानीपत से चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर 60 गज के मकान में रहने वाली बुजुर्ग महिला को बिजली विभाग ने 21 लाख रुपए का बिल भेज दिया और लाखों का बिजली बिल आने पर बुजुर्ग महिला ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया और बिजली विभाग के दफ्तर पर ढोल बजवाकर प्रदर्शन किया।
इनके साथ महिला बिजली विभाग के अधिकारियों के लिए मिठाई लेकर पहुंच गईं। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग महिला के समर्थन में उतर आए और पोस्टर पर हरियाणा सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद का स्लोगन लिखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। आरोप है कि साल 2019 में बिजली विभाग की ओर से महिला को 12 लाख का बिल भेजा गया था, जिसके खिलाफ महिला ने कई बार शिकायत की, जिस पर अधिकारियों ने बिल वापस करने का भरोसा भी दिलाया। लेकिन महिला की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और 12 लाख के बिजली के बिल पर लगातार ब्याज लगता रहा। वही फैक्ट्री में मजदूरी का काम करने वाली महिला ने बिजली विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पहले हमारे शुरू में तो जब 40 रुपए बिल भरते थे, फिर धीरे धीरे मेरा 600 बिल आता था और अब डायरेक्ट सीधा इन्होंने 22 लाख दे दी। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि महिला के बिजली बिल का कनेक्शन उनके डिवीजन में नहीं आता है, जिससे 21 लाख के इस बिल को वापस नहीं लिया जा सकता। कुछ लोग राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, इस ऑफिस का बिल ही नहीं। लिहाजा बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से बुजुर्ग महिला अब दर दर भटकने को मजबूर है। इधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने एक आदमी को जोरदार टक्कर मार दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वो सड़क पार कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल से उसकी भिड़ंत हो गई। मोटरसाइकिल की रफ्तार इतनी तेज थी कि टक्कर लगने के बाद वो आदमी उछलकर दूर जा गिरा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में वो आदमी बुरी तरह घायल हो गया। बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच एक बड़ी खबर, पंजाब में पाकिस्तान की साजिश नाकाम हुई है। गुरदासपुर में ड्रोन नजर आया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान का ड्रोन नजर आया है। बीएसएफ की फायरिंग के बाद ड्रोन वापस लौट गया। पाकिस्तान की ओर से ये ड्रोन भेजा गया था, लेकिन वापस लौट गया। इलाके में बीएसएफ का फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। बड़ी खबर पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। गुरदासपुर में एक ड्रोन नजर आया था, लेकिन बीएसएफ की तरफ से फायरिंग के बाद ड्रोन लौट गया। बड़ी खबर आपको बता दें कि पाकिस्तान की ओर से जो ड्रोन भेजा गया था उसे बीएसएफ ने फायरिंग के बाद वापस लौटा दिया। फिलहाल बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। पंजाब से ये बड़ी खबर, पंजाब के गुरदासपुर से बड़ी खबर।